नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में आयोजित जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह जनसंपर्क अभियान सीटीओ चौक से शुरू हुआ और मॉल रोड, शेरे पंजाब, लोअर बाजार, राम बाजार होते हुए राम मंदिर तक चला, जिसमें सीएम धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया और बीजेपी प्रत्याशी संजय सूद के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जनता को जानकारी भी दी। हिमाचल चुनाव में बीजेपी के तमाम दिग्गज जी जान से जनसंपर्क और जनसभाएं कर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक जनसभाएं कर रही हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि भाजपा संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है, इसलिए चुनाव से पहले इस प्रकार के दौरे पार्टी के सदस्य कर रहे हैं। इसके साथ ही जोशी ने कहा कि हिमाचल चुनाव में बीजेपी की पकड़ मजबूत है और इस बार भी हिमाचल में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अगर आज हिमाचल में चुनाव हो रहा है तो क्योंकि वो तो हिमाचल तो हमसे लगा हुआ राज्य भी है और उनकी भौगोलिक स्थिति, हमारी भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है और उनका कल्चर, हमारा कल्चर मिलता जुलता है। तो आपस में कुछ क्षेत्र तो हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारे रिश्तेदारी नातेदारी के भी संबंध हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के कार्यकर्ता भी और उत्तराखंड के नेता भी, इसमें विशेष करके मैं ये कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी की काफ़ी सभाएं वहाँ पर लगी हैं और हिमाचल में लोग मुख्यमंत्री जी की सभा मांग भी रहे हैं, अभी भी मांग रहे हैं आगे। हिमाचल के शिमला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती पर शिमला स्थित गुरुद्वार में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ शिमला बीजेपी प्रत्याशी संजय सूद, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा समेत कई लोग भी मौजूद रहे। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए विधेयक लाया जाएगा। विधेयक का प्रारूप तैयार करने में सरकार जुटी हुई है। वहीं राजभवन से 7 साल बाद विधेयक लौटने के बाद सरकार ने इसमें संशोधन लाने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने को मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर आप नेता ने मंशा पर सवाल उठाए हैं। आप नेता टॉम मैसी ने कहा है कि संशोधन की जरूरत है क्योंकि लागू आरक्षण में जो 8 लाख की सीमा तय की गई है, उसे लेकर लोगों के मन में सवाल है कि 8 लाख की सीमा वाला व्यक्ति तो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो फिर कैसे गरीब हुआ और फिर आरक्षण मिलेगा तो इससे गरीब फिर भी इस आरक्षण के लाभ से वंचित ही रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है मान्य है, उसमें कोई बुराई नहीं, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो निर्णय दिया कैसे गया है। आप 10% का आरक्षण गरीबों को दे रहे हैं, जो सामाजिक रूप से गरीब हैं, धार्मिक रूप से गरीब हैं, उनके लिए आप दे रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन आप देखिए उसकी जो सीमा है वो 8 लाख रुपए सालाना है और 8 लाख रुपए जो है ये इनकम टैक्स के दायरे में आता है। तो इस 8 लाख रुपए में जब आपने सीमा रखी हुई है तो उसमें सब ऊंची जाति के लोगों के पास सब पहुंच जाएगा, गरीब कहाँ रह गया? गरीब आदमी के पास इतना बेचारे के पास है कहाँ? किरण नेगी गैंगरेप मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि किरण को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की है। किरण नेगी गैंगरेप मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया है। पौड़ी निवासी किरण नेगी की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले को उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निराशाजनक बताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर पैरवी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर करने के साथ साथ पीड़िता परिवार के साथ मिलकर इस केस को लड़ना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्णय से परिवार में हताशा का माहौल है। वहीं जनता भी अब ये सवाल पूछने लगी है कि आखिर इस तरह के जघन्य अपराधों पर न्याय के लिए कहां गुहार लगाई जाए।
ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही निराशाजनक है। आखिर एक निरपराध अबोध बेटी की बलात्कार के बाद, सामूहिक बलात्कार के बाद जघन्य हत्या हो जाती है। इस तरह के निर्णय से लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर हम न्याय के लिए कहां जाएं। किरण नेगी गैंगरेप मामले को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैंगरेप मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अधिवक्ता रुचि खन्ना से बातचीत की है। राज्य पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि राज्य की बेटी को न्याय मिले। कांग्रेस को जो भारत जोड़ो की जो यात्रा निकाल रही है, अपने आप वो हमेशा देश को तोड़ने का काम करती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदी का विरोध करने जा रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी सरकार के द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेडिकल शिक्षा को जो हिंदी माध्यम से पढ़ाने का ऐलान किया है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारे प्रदेश में हमारी जो प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, हमारे जो पहाड़ के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम का कोई पढ़ाई उनको नहीं मिल पाती है, जिस कारण जो है वो जो हायर एजुकेशन में उनको कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। सचिवालय सहित विभिन्न विभागों में वेतनमान डाउनग्रेड के मामले में मंत्रिमंडल के किसी कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने और कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लिए जाने के मामले में सचिवालय संघ द्वारा तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा कहा गया है कि वेतनमान डाउनग्रेड का मामला सचिवालय सेवा संवर्ग कार्मिकों से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है और इस मामले में संघ की ओर से पूर्व में किए गए भारी विरोध के बाद मामला शांत हो गया था, जबकि सचिवालय संघ की ओर से प्रदेश की आर्थिकी की बचत हेतु आला अधिकारियों के मनमाने खर्चों और सुझावों के साथ लिखे गए विस्तृत पत्र का अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। डाउनग्रेड के मामले में जिस तरह से एक कमेटी का गठन करने की बात सामने आई है, सचिवालय संघ इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और इस कमेटी का विरोध करता है। साथ साथ जिस मामले को सचिवालय संघ द्वारा ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया था और एक विरोध पत्र विस्तृत रूप से दिया गया था इन तमाम उन आला अधिकारियों के बेतुके खर्चों पर और इस राज्य की आर्थिकी को बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों पर अब तक कोई कार्रवाई न होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को श्रीनगर पहुंची, जिसका नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता यात्रा में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने के स्वास्थ्य मंत्री के बयान का बीजेपी ने बचाव किया है। बीजेपी ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा है कि देश भर में लोकल भाषाओं का बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी क्रम में उत्तराखंड ने भी हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होती है तो उसका लाभ उत्तराखंड के युवा और प्रतिभावान छात्रों को मिलने लगेगा। देश के अंदर लोकल लैंग्वेज को और स्थानीय भाषाओं को के साथ साथ हमारी राष्ट्रभाषा को भी एक सम्मान देने का, उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार भी उसी प्रयास में लगी है और उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने भी कहा है कि हम इस सिलेबस को जो है, जो अंग्रेजी में सिलेबस पूरा है, उसको ट्रांसफ़र हिंदी में करके हम उत्तराखंड के बच्चों को भी आने वाले भविष्य में आने वाले बैचेज में एमबीबीएस की जो पढ़ाई। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने नैनीताल जिले के अध्यक्ष की कमान प्रताप बिष्ट के हाथ में आने के बाद जहां एक और पार्टी में जश्न का माहौल है, वहीं नैनीताल जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रताप बिष्ट का कहना है कि पार्टी के अंदर काम करने वाले मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है।
भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रताप बिष्ट लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही सबसे मिलकर उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिलाध्यक्ष बनने पर प्रदेश नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। हमें भी आज इस बार दायित्व प्रदान किया है, दायित्व दिया है और मेरा निश्चित तौर पर ईमानदारी से इस दायित्व को निर्वहन करने का प्रयास रहेगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी एवं सभी हमारे संगठन मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस दायित्व समझा और मुझे दायित्व दिया गया है। पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी के साथ इस दायित्व के निर्वहन का प्रयास। गुरु नानक जयंती पर कालाढूंगी के पूरनपुर स्थित गुरुद्वारे में भी गुरु नानक जयंती को सिख समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। यहां पिछले 3 दिनों से अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे पहुंचे। गुरुद्वारा कमेटी के सचिव शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ कराया जाता है और सिख परिवार के प्रत्येक सदस्य गुरुद्वारे में मत्था टेककर आशीर्वाद लेते हैं। जो है पूरनपुर चकलुआ कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। यहाँ पर 3 दिन से अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और प्रत्येक वर्ष हम इसी दिन बहुत ही उत्साह के साथ इसका आयोजन करते हैं। आज भी इसका कोटद्वार नगर निगम के पब्लिक शौचालय बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। शहर में बने शौचालयों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। निगम में बने शौचालय आम जनता और मुसाफिरों के लिए बनाए जाते हैं। पालिका के समय में शौचालयों में अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़कर दोबारा बनवाए गए, लेकिन उनकी सफाई पर उस समय भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। निगम बनने के बाद भी शहर के प्रसाधनों की सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। निगम के आगे ही बने शौचालयों में इस कदर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जो निगम की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नगर निगम को लगातार जो है विगत 4 सालों से, जब से नगर निगम अस्तित्व में आया है, इस पर लगातार पत्रकार वार्ता के दौरान भी और लगातार पत्रकारों ने इस पर बहुत बड़ा जो है एक एजेंडा बनाया कि नगर को साफ किया जाना चाहिए। नगर के कुछ संस्थाओं ने भी इस पर मुद्दा उठाया, लेकिन लास्ट में सब हार चुके हैं और नगर निगम बिल्कुल ही खामोशी के साथ सब कुछ नज़ारा देख रहा है और नगर की स्थिति बड़ी ख़राब है। पूरे जितने प्रसाधन शहर के अंदर हैं, जो पहले की नगर पालिका है, इसको भी नगर निगम के द्वारा ठीक नहीं कराया गया। नगर निगम तो इसमें अभी पिछले हफ्ते भी आदेश किए गए थे। इसमें हमारे यहाँ से बाकायदा 2 टाइम सफाई के लिए निर्देश है और टैंकर, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी का टैंकर ले आकर के कराया जा रहा है। यदि कहीं विशेष स्थानों पर गंदगी पाई जा रही है, संबंधित जो भी सफाई नायक है वहाँ का, उसका जवाब तलब किया जाए। कोटद्वार नगर निगम में बने हुए शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। निगम के ठीक बाहर जो बना हुआ शौचालय है, वो उसमें गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ाने का काम कर रहा है। अभी हमने नगर के सह आयुक्त से जब जानकारी लेनी चाहिए तो उनका कहना था कि शहर में ये सभी शौचालयों में लगभग दिन में 2 बार सफाई की जा रही है। जब हमने उनको विजुअल दिखाए तो उन्होंने माना कि शहर के शौचालय जो बने हुए हैं उनमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये शौचालय आम जनमानस को बीमारी से ग्रस्त कर रहे हैं। कोटद्वार से कालाढूंगी तहसील के कोटाबाग में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में जिला विकास अधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भेजी गई। वहीं जांच कमेटी ने अनियमितताओं के सभी बिंदुओं पर जांच की और इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया कि निर्माणाधीन भवनों में छत में सरिया, सीमेंट और कंक्रीट के साथ साथ प्लास्टिक के कट्टों को भी दबाया गया है। इस पर जांच कमेटी द्वारा 2 जगहों पर छत की खुदाई की गई और दोनों जगहों पर जांच समिति को प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए। जांच के बाद जांच समिति ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल को भेज दी जाएगी। वहीं कार्यदायी संस्था, ठेकेदार और महाविद्यालय प्रशासन की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में जिलाधिकारी नैनीताल की संस्तुति पर एक जांच कमेटी भेजी गई हम लोगों की, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर जितने भी भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। तो इसे लेकर आज जांच समिति ने यहाँ पर विस्तृत तौर पर जांच की है और हमने उन्हें कई सारी अनियमितताएं यहाँ पर दिखाई हैं, जैसे कि छत इत्यादि में जो प्लास्टिक के कट्टे डाले गए थे उन सभी का निरीक्षण जांच समिति द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई कमेटी महाविद्यालय में आई और उन्होंने देखा कि महाविद्यालय में किस प्रकार की अनियमितताएं हैं। आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में दोनों भवन निर्माणाधीन हैं और जो अभी हैंडओवर भी नहीं हुए हैं और उनमें से सीलन और एक में तो आप देख सकते हैं कि जो छत है, छत के अंदर कट्टे तक भरे गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे विधायक जी हैं और जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो कई बार विजिट कर चुके हैं, शासन प्रशासन के लोग विजिट कर गए हैं, लेकिन फिर भी अनियमितताएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कालाडूंगी विधानसभा का एकमात्र महाविद्यालय है वहाँ किस प्रकार की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें भयंकर अनियमितताएं हैं और फिर भी शासन प्रशासन सोया हुआ है। अधिकारी महोदय के निर्देश पर जो है यहाँ पे एक कोटाबाग महाविद्यालय की जांच के लिए हमें भेजा गया है। तो जांच के लिए हमने जो है यहाँ पर हमारी जो एक टीम है तकनीकी, उसमें लोग भी हैं और जो शिकायतकर्ता भी उसमें शामिल हैं और यहाँ पर विद्यालय प्रशासन वाले भी हैं और जो कार्यदायी संस्था है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो बिंदु यहाँ पर शिकायत पर उठाए गए थे, जिसमें एक पुराने भवन में जो है पानी टपकने की दिक्कत थी, अधिकारी गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया। दरअसल 25 अगस्त को गढ़ी कैंट में शहीद दुर्गा मल्ल के 78वें श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति ने शहीद दुर्गा मल्ला पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की थी, जिसमें गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने मंत्री जोशी से शहीद दुर्गा मल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने की बात कही थी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय पर पत्र लिखकर जानकारी साझा की और शहीद दुर्गा मल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया, जिसके बाद अब भारत सरकार ने शहीद दुर्गा मल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुरोध पर आजाद हिंद फौज के महान सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने की सहमति दी है। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। लक्सर में के अकोढ़ा कला गांव में मामूली कहासुनी के चलते एक मामा ने अपने ही भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने दी है। तो पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर पुलिस को यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। दरअसल एक मामा ने अपने ही भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लक्सर पुलिस की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में अब पुलिस की टीम जुट गई है। इस क्रम में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में टीम को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जिनके नाम क्रमशः रजनीश और ऋतिक हैं। रजनीश पुत्र नाथीराम सहारनपुर का निवासी है और ऋतिक पुत्र जगवीर अकोड़ा कला का ही निवासी है। शादी में डीजे पर डांस करने के दौरान हुए विवाद को लेकर उक्त हत्या किया जाना इनके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में अग्रिम साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
रामनगर के मोहल्ला कोटद्वार रोड के समीप रहने वाला मोनू कश्यप दीपावली की रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। मामले में लापता युवक की बहन सुधा द्वारा अपने भाई की गुमशुदगी की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई थी। महिला का आरोप है कि पुलिस द्वारा मामले में लापरवाही की गई और महिला ने अपने भाई के लापता होने पर दीपू नाम के एक व्यक्ति पर शक जाहिर करते हुए उसके खिलाफ भी पुलिस को तहरीर सौंपी थी। लापता मोनू का कंकाल सोमवार की शाम हाथीडगर क्षेत्र में स्थित सिंचाई नहर में बरामद होने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। देखिए, दिनांक 24 तारीख को एक व्यक्ति की गुमशुदगी थाना हाजा पर दर्ज थी, जिसमें मोनू नामक व्यक्ति को अचानक गायब होना प्रकाश में आया था। उसके द्वारा हमारे द्वारा काफ़ी तलाश किया गया था। उसके डूबने की आशंका थी, इसके लिए हमारे द्वारा नहर बंद कर सर्च अभियान भी चलाया गया था। कल उसकी कंकाल हाथीडगर के पास फॉरेस्ट के कर्मचारी द्वारा सूचना पर हमारे द्वारा बरामद किया गया है। सबको कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस संबंध में कर्णप्रयाग में घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही 2 नाबालिग लड़कियों को थराली पुलिस ने सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। इसके साथ ही इन दोनों नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक देवाल ब्लॉक के कोटेड़ा गांव की रहने वाली दोनों नाबालिग लड़कियां माता पिता की डांट से गुस्सा होकर घर छोड़कर फरार हो गई थी। तो पुलिस ने 2 मंचलों को भी पकड़ा है। घर छोड़कर भाग रही थी नाबालिग और उन नाबालिगों को पकड़कर पुलिस ने परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने परिजनों के हवाले किया है। दोनों नाबालिगों को बताया जा रहा है कि दरअसल ये दोनों नाबालिग अपने परिजनों की डांट से क्षुब्ध होकर नाराज होकर घर छोड़ने का फैसला किया और घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इन नाबालिगों को पकड़कर उनके परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं इसके साथ ही 2 मंचलों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, देवाल से जो दोनों नाबालिग लड़कियां अपने घर से भागी हुई थी, उनको गिरफ्तार बरामद कर लिया गया है और थाने में ला करके उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है और इसके तहत जो मुकदमा अब पंजीकृत हुआ था, उसके तहत जो नामजदों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आजादी के 75 साल बाद भी सीमांत गांव तोलमा सड़क से नहीं जुड़ पाया है, जिससे तोलमा के ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। गौरतलब है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड बने हुए 22 साल पूरे हो जाएंगे और उत्तराखंड अपना 23वां स्थापना दिवस मनाएगा। लेकिन इन 22 सालों में पहाड़ों में कितना विकास हुआ, अभी भी ग्रामीण कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं। कई बार तो बीमार मरीज को डंडी कंडी के सहारे सड़क तक पहुंचाया जाता है। नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग से तोलमा गांव महज 5 किलोमीटर दूर है। वहीं सोमवार को मुंबई से कॉलेज स्टडी पर आए कुछ छात्र छात्रा तोलमा गांव पैदल पहुंचे तो उनके चेहरे पर मायूसी थी। छात्रों ने कहा कि हम यहां कॉलेज स्टडी के लिए आए थे, लेकिन देखा तो तोलमा गांव तक अभी सड़क ही नहीं पहुंच पाई है। आजादी के 75 साल भी यहां सड़क नहीं पहुंच पाना सरकार की नाकामयाबी है। भले ही छोटा गांव हो, पर तोलमा के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हम यहाँ पे वापस आना चाहेंगे, पर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है सड़क में चढ़ने की, क्योंकि हम तो शहरी हैं। हम गांव वाले जितने ताकतवर नहीं हैं हमारे पैर, और इतने हमको मेहनत हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उनकी तोलमा के लिए थोड़ी सी भी सड़क बन जाए, क्योंकि ऊपर की 3 किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई है, अगर 1-2 किलोमीटर उतनी भी बन जाए तो बहुत आराम हो जाता है लोगों के लिए, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं यहाँ मेरा स्टडी करने आई थी, परंतु मैं तोलमा नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और वो 3 किलोमीटर की सड़क अभी तक बनाई नहीं है, तो मैं नहीं जा पाई और मेरा स्टडी अधूरा रह गया। इतनी दूर आकर भी क्योंकि मैं मेरा स्टडी नहीं कर पाई, ये थोड़ी सी निराशाजनक चीज़ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार जल्द ही उधर एक सड़क बना दे ताकि हम अगली बार तोलमा जा सकें। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।